हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बुक एंड टॉक्स। मैं आप सबका अपने चैनल पे स्वागत करती हूँ एंड आई रियली होप कि आप लोगों को ये वीडियो पसंद आए। तो मेरी आप सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ यार वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। अगर किसी को कोई भी डाउट होता है तो प्लीज़ आप लोग अपना डाउट कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा। तो आज हम बीएलएलबी के फिफ्थ सेमेस्टर की आईपीसी की यूनिट थर्ड आज हम इसके अंदर डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आज हम जनरल एक्सेप्शंस पढ़ेंगे। हम आज इसके अंदर मिस्टेक, एक्सीडेंट, नेसेसिटी, यंग एज, अनसाउंडनेस, ड्रंकनेस, हम ये टॉपिक इसके अंदर कवर करेंगे। राइट टू प्राइवेट डिफेंस, कंसेंट प्लस एक्ट ऑफ गार्जियन, ये जो तीन चीजें हैं ये तीनों टॉपिक हम इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो जनरल एक्सेप्शन बेसिकली डिफेंस होता है जो अक्यूज अपने लिए ले सकते हैं। तो हमारी जो जनरल एक्सेप्शंस हैं वो हमारे चैप्टर 4 ऑफ आईपीसी के अंदर दी गई है, जिसमें चैप्टर 4 ऑफ आईपीसी में हमें जनरल एक्सेप्शंस दी गई है। ठीक है। तो हमारी जो जनरल एक्सेप्शन है बेसिकली 76 से लेके 106 तक है। ठीक है। और हमारे जो प्राइवेट डिफेंस स्टार्ट होता है वो सेक्शन 96 से स्टार्ट होके 106 तक है। तो उम्मीद करती हूँ हम लोग को वीडियो पसंद आए। तो अब हम स्टार्ट करते हैं। पहला हमारा सेक्शन है सेक्शन 76, जो है मिस्टेक ऑफ फैक्ट। इसके अंदर ये बात बोलते हैं, एक्ट डन बाय अ पर्सन बाउंड और बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट बिलीविंग हिमसेल्फ बाउंड बाय लॉ। ये कोई एक्ट किसी ऐसे व्यक्ति से अगर डन हुआ है जो बाउंड है उस काम को करने के लिए। ठीक है। बट वो जो एक्ट उसने डन करा है वो बाय मिस्टेक ऑफ फैक्ट डन हुआ है। ठीक है। Nothing is an offense which is done by a person who is or who by reason of mistake of fact, कुछ भी ऑफेंस नहीं होता जो कि एक व्यक्ति ने करा है रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट के चलते हुए। नॉट बाय रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ, रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ नहीं है, उसने वो काम गुड फेथ में करा है और उसका ऐसा मानना है कि बिलीव करता है कि वो बाउंड है उस काम को करने के लिए लॉ के द्वारा। ठीक है। बाउंड में हम बात करते हैं जैसे कि कोई भी सुपीरियर ऑफिसर हो गया और जो जूनियर ऑफिसर है वो उनसे बाउंड है ना, अगर वो कुछ कमांड देंगे तो उन्हें वो चीज करनी पड़ेगी। ठीक है। तो बाउंड में वो लोग आ गए जो लोग बाउंड हैं लॉ के द्वारा उस काम को करने के लिए। जैसे कि इसके अंदर एग्जांपल है, एक जो एक ऑफिसर होता है कोर्ट ऑफ जस्टिस के, उनको ऑर्डर मिलता है कि उनको वाई को अरेस्ट करना है। काफी इंक्वायरी के बाद उनको लगता है कि जो जेड है वही वाई है, तो वो जेड को अरेस्ट कर लेते हैं। तो इस केस में उन्होंने कोई भी ऑफेंस कमिट नहीं करा है, क्योंकि उन्होंने वो काम करा जो उनके पास ऑर्डर आया था, उन्होंने उस ऑर्डर को पूरा करा। ठीक है। वो बाउंड थे उस काम को करने के लिए, बट मिस्टेक ऑफ फैक्ट के चक्कर में उन्हें जो करना था उससे थोड़ा सा उन्होंने वो काम गलत कर दिया। तो ये कोई ऑफेंस नहीं हुआ। ठीक है। Ignorantia facti nuda excusa, ignorance of fact is an excuse। इस केस के अंदर आप ignorance of fact को प्लीड कर सकते हो। ठीक है। और ignorance of fact excuse होता है। अब इसके अंदर कुछ इसेंशियल है जैसे कि डन बाय पर्सन, बाउंड बाय लॉ, इन गुड फेथ, रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ फैक्ट, नॉट द रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ। तो ये जो है एक पर्सन ने करा। ठीक है। वो व्यक्ति जो लॉ के द्वारा बाउंड है, गुड फेथ में उन्होंने वो काम करा, मिस्टेक ऑफ फैक्ट के चलते हुए ये काम करा गया, ना कि मिस्टेक ऑफ लॉ के चलते हुए ये काम करा। ठीक है। तो ये थी हमारी पहली एक्सेप्शन जो हमारी 76। अब बात करते हैं सेक्शन 77। जो हमारा सेक्शन 77 है ये हमारे जजेस को प्रोटेक्ट करता है। ठीक है। सेक्शन 77 प्रोटेक्ट करता है जजेस को। इसके अंदर बात होती है, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ जज। कुछ भी ऑफेंस नहीं होगा जो एक जज के द्वारा डन हुआ है जब वो जुडिशियली एक्टिंग कर रहे थे और अपनी पावर को एक्सरसाइज वो कर रहे थे। ठीक है। और वो काम गुड फेथ में कर रहे थे और वो पावर के अंदर जो उन्हें लॉ ने दी गई है। तो बेसिकली अगर कोई भी जज अपनी ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं और ड्यूटी को परफॉर्म करते हुए वो अपनी जो उनके पास पावर है उसको यूज कर रहे हैं गुड फेथ के अंदर, तो वो ऑफेंस नहीं माना जाएगा। इसके एसेंशियल है जैसे कि एक्टिंग जुडिशली, जो हमारे जज हैं वो जुडिशली एक्टिंग कर रहे हैं मतलब जुडिशली अपनी ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं। सेकेंड, गुड फेथ, उन्होंने जो काम करा वो उन्होंने गुड फेथ में करा।
और उन्होंने उस पावर के अंदर करा जो उनको लॉ के द्वारा दी गई है। ठीक है। अब इसके अंदर एक केस आया था, मेघराज वर्सेस जाकिर। इसके अंदर इलाहाबाद हाईकोर्ट ने ये कहा था कि जो जुडिशियली पर्सन होते हैं, जो पर्सन जुडिशियली काम कर रहे होते हैं, वो लायबल नहीं होते एक्ट के लिए या फिर जो उन्होंने ऑर्डर दिया है उसके लिए, जो उन्होंने अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के अंदर दिया है, अपनी लिमिट्स के अंदर दिया है, जो उनकी ज्यूरिसडिक्शन की लिमिट है, उन्होंने उस लिमिट को ध्यान रखते हुए वो ऑर्डर दिया है, अपनी ऑफिशियल ड्यूटी में उन्होंने वो ऑर्डर दिया है। तो ऐसे केसेस में कोई उनसे गुड फेथ का क्वेश्चन नहीं अराइज करेगा, कोई ये नहीं कहेगा कि इसमें गुड फेथ कहाँ है। ठीक है, ऐसा इन्होंने मेघराज वर्सेस जाकिर के केस में इलाहाबाद हाई कोर्ट ने कहा। ठीक है, क्योंकि जज है, जुडिशियली एक्टिंग कर रहे हैं, अपने ऑफिशियल ड्यूटी में वो काम कर रहे हैं, अपने ज्यूरिसडिक्शन के अंदर वो काम कर रहे हैं। तो उस केस में उनसे कोई नहीं पूछेगा कि इसमें गुड फेथ कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। ऐसा मेघराज वर्सेस में कहा गया। ठीक है। अब बात करते हैं सेक्शन 78। सेक्शन 78 बात करता है जजमेंट की। और अगर आपको ये वीडियो अभी आज शाम को, मतलब आज ही आपको वीडियो मिली है, तो कल शाम को आपको इसका पार्ट सेकंड मिल जाएगा। और माइट भी कल दिन में हमको हिंदू लॉ की यूनिट मिल जाएगी, सेकंड और थर्ड। अब बात करते हैं सेक्शन 78 की, जो है जजमेंट। एक्ट देन परसुएंट टू द जजमेंट और ऑर्डर ऑफ द कोर्ट। ये बात इसमें करी गई है कि कोई एक्ट डन हो रहा है किसी, मतलब कोई जजमेंट के चलते हुए या फिर किसी ऑर्डर के चलते हुए अगर कोई एक्ट डन होता है तो क्या होता है। इट स्टेट दैट एन एक्ट डन इन द अकॉर्डेंस विद द कोर्ट जजमेंट और ऑर्डर इज नॉट कंसिडर्ड एन ऑफेंस। इसके अंदर ये बात बोली गई है, अगर कोई भी एक्ट किसी कोर्ट के जजमेंट के या फिर किसी कोर्ट के ऑर्डर के चलते हुए डन हो रहा है तो उसको ऑफेंस नहीं माना जाएगा। This is only true if the act is done in good faith and the court had the authority to issue the judgment। और ये सही तब माना जाएगा जब जो एक्ट है वो गुड फेथ में डन हो रहा है और कोर्ट के पास अथॉरिटी है उस जजमेंट को इशू करने की। द जजमेंट और ऑर्डर मस्ट ऑल्सो रिमेन इन फोर्स। और जिस टाइम पे वो एक्ट कमिट हो रहा है उस टाइम पे जो जजमेंट है और जो ऑर्डर है वो फोर्स में रहना चाहिए। इस सेक्शन के अंदर हम मिस्टेक ऑफ लॉ प्लीड कर सकते हैं, क्योंकि माइट भी जजमेंट के अंदर कोई गलती हो जाए तो इस सेक्शन में हम मिस्टेक ऑफ लॉ प्लीड कर सकते हैं। बट इग्नोरेंस ऑफ लॉ कभी भी प्लीड नहीं किया जा सकता है। अब बात करते हैं सेक्शन 79 की। सेक्शन 79 बात करता है जस्टिफाइड बाय लॉ। इट states that an act is not an offense if it is done by a person who is justified by law। इसमें इन्होंने कहा कि कोई भी एक्ट ऑफेंस नहीं होगा जब एक व्यक्ति से वो डन हुआ है जो जस्टिफाइड बाय लॉ है उस कार्य को करने के लिए। इट इज ऑल्सो स्टेटेड दैट एन एक्ट इज नॉट एन ऑफेंस। इन्होंने ये भी कहा कि कोई एक्ट ऑफेंस नहीं होगा इफ इट इज डन बाय अ पर्सन who believe himself to be justified by law due to mistake of fact। के अंदर ये भी बात बोली गई कि इन्होंने ये भी कहा कि एक एक्ट ऑफेंस तब भी नहीं होगा जब एक पर्सन से कोई एक्ट डन होता है, ठीक है, जो बिलीव करता है कि वो लॉ के द्वारा बाउंड है उस काम को करने के लिए। ठीक है, तब भी वो उनको डिफेंस मिलता है। और उन्हें ऐसा क्यों लगता है वो लॉ के द्वारा जस्टिफाइड है, बाउंड नहीं, जस्टिफाइड। अगर उन्हें कभी किसी भी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि वो लॉ के द्वारा जस्टिफाइड है वो काम करने के लिए, ऐसा उन्हें क्यों लगता है, अगर मिस्टेक ऑफ फैक्ट के चलते हुए उन्हें ऐसा लगता है, तब उनको इस केस में डिफेंस दिया जाता है। ठीक है। इग्नोरेंस ऑफ लॉ इज नॉन एक्सक्यूजेबल। ऐसा कि आपको पता ही है कि इग्नोरेंशियल लॉ नॉन एक्सक्यूजेबल, आप लॉ को इग्नोर करके एक्सक्यूज नहीं ले सकते कि हमें नहीं पता था। लेकिन ये एक एक्सेप्शन बनाई इसलिए गई है, अगर कोई इंडिविजुअल है उसे लगता है कि वो जस्टिफाइड बाय लॉ है उस काम को करने के लिए, मिस्टेक ऑफ फैक्ट के चलते हुए अगर कोई पर्सन वो काम कर देता है, तब उसको सेक्शन 79 के अंदर प्रोटेक्ट किया जाता है। इसलिए एसेंशियल है पर्सन जस्टिफाइड बाय लॉ, जो व्यक्ति है वो जस्टिफाइड बाय लॉ होना चाहिए। मिस्टेक ऑफ फैक्ट के चलते हुए उन्होंने वो काम करा हो। नो रीजन ऑफ मिस्टेक ऑफ लॉ। मिस्टेक ऑफ लॉ का रीजन नहीं होना चाहिए। ठीक है। मिस्टेक ऑफ लॉ सिर्फ आप सेक्शन 78 में प्लीड कर सकते हैं जिसमें हम जजमेंट की बात करते हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट, गुड फेथ में वो काम होना चाहिए। ठीक है। अब इसका एक केस है, केशव शानू वर्सेस शालिग्राम शाह।
इस केस के अंदर क्या हुआ था, इसके अंदर जो एक्यूज था वो पुलिसमैन की हेल्प कर रहा था एक बफेलो कार्ट को रोकने के लिए। ठीक है। ऐसा मानना था कि वो जो बफेलो कार्ट है उसके अंदर राइस को स्मगल करा जा रहा है। ठीक है। अब क्या हुआ, मिस्टेक ऑफ फैक्ट अंडर सेक्शन 79 वॉज हेल्प अगेंस्ट चार्ज ऑफ रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। अब ये जो एक्यूज था इनके ऊपर एक चार्ज लगा था रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का। और रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट हमारा आईपीसी 340 में दिया गया है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, जिसके अंदर ये बोला गया है अगर आप किसी भी व्यक्ति को, अगर आप अनऑथोराइज्ड हो और आप किसी भी व्यक्ति को आगे जाने से रोकते हो तब आपके ऊपर ये चार्ज लगता है। तो इनके ऊपर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट का चार्ज लगा था। held that the police has the power to stop, और ये एक चीज कहा गई कि पुलिस के पास तो पावर थी कि वो कार्ड को रोक सकता था अगर उन्हें लगता है कि वो सुस्पिशियस है कुछ उसके अंदर, तो पुलिस के पास पावर है कि वो उस कार्ड को रोक सकते हैं। ठीक है। एंड द हेल्प rendered him by the accused on the request of policemen, और पुलिसमैन की रिक्वेस्ट पर ही एक्यूज ने उनको हेल्प करी। मतलब काम तो पुलिसमैन का था कि वो उस कार्ड को रोके, लेकिन एक्यूज ने गुड फेथ के अंदर पुलिस वालों की मदद करते हुए उस कार्ड को रोक दिया। ठीक है। तब इस सेक्शन के अंदर तब इस केस में सेक्शन 79 का डिफेंस मिला था। ठीक है। क्योंकि जस्टिफाइड बाय लॉ तो है ही, पुलिसमैन तो है ही जस्टिफाइड बाय लॉ उस काम को करने के लिए। लेकिन जब दूसरे व्यक्ति ने उनकी हेल्प करी पुलिस की रिक्वेस्ट पे, तो कल को कोई ये नहीं कहेगा ये लीगल बंदा है बीच में घुस गया। नहीं, पुलिस वालों की रिक्वेस्ट पर ही उन्होंने काम करा है, तो उनको भी एज ए जस्टिफाइड बाय लॉ माना गया उस टाइम पीरियड के लिए। ठीक है। अब बात आता है सेक्शन 80। सेक्शन 80 में हम पढ़ते हैं एक्सीडेंट। एक्सीडेंट ये है कि नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय एक्सीडेंट और मिसफॉर्चून। ऐसा कहा गया कि कुछ भी ऑफेंस नहीं होगा अगर कुछ एक्सीडेंट या फिर मिसफॉर्चून के चलते हुए हुआ है और बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन और नॉलेज के हुआ है, और वो काम लॉफुल एक्ट जो था लॉफुल तरीके से हो रहा था, बाय लॉफुल मीन्स एंड विद प्रॉपर केयर एंड कॉशन के साथ हो रहा था। तो कुछ भी एक्सीडेंट, देखो कुछ भी ऑफेंस नहीं माना जाएगा अगर कोई एक्सीडेंट हुआ है। ठीक है। और वो एक्सीडेंट बिना किसी क्रिमिनल इंटेंशन के हुआ है। ठीक है। लॉफुल एक्ट हो रहा था, लॉफुल तरीके से वो काम चल रहा था, प्रॉपर केयर एंड प्रिकॉशंस के साथ काम चल रहा था। अगर उसके बावजूद भी कुछ मिस हैपनिंग हो जाती है तब वो हमारा सेक्शन 80 के अंदर आता है। ठीक है। जैसे कि मैंने इसे कुछ यहाँ एसेंशियल लिखे हैं। डन बाय मिसफॉर्चून। ठीक है। क्रिमिनल इंटेंट नॉट प्रेजेंटेड, क्रिमिनल इंटेंशन नहीं होना चाहिए, लॉफुल एक्ट होना चाहिए लॉफुल तरीके से, प्रॉपर केयर एंड प्रॉपर प्रिकॉशंस होनी चाहिए। ठीक है। ये इसेंशियल होते हैं सेक्शन 80। और अगर किसी को कोई भी डाउट हो तो प्लीज वो मेरे को अपना डाउट कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। आई विल क्लियर योर डाउट। तो इसके अंदर एक केस लॉ था, शाकिर खान वर्सेस क्राउन का, इसके अंदर एक केस लॉ आया था। और बात क्राउन की हो रही है, इट मीन्स ये काफी पुराना केस लॉ है। इससे क्या, इसके अंदर ये हुआ था कि एक बिग पार्ट ऑर्गेनाइज करा गया था जिसके अंदर 100 लोग थे। ठीक है। और इसके अंदर वो लोग शूट कर रहे थे पिग को। तो क्या हुआ, उनमें से जो एक बॉयर था वो रश करा, वो वहां से भागा। और अनफॉर्चुनेटली जो पर्सन उन पे फायर कर रहा था वो, जो फायर थी वो उस बॉयर पे नहीं लगी और वो मिस होके किसी पर्सन को लग गई। तो इस केस के अंदर उनको डिफेंस मिला था सेक्शन 80 का। आज के टाइम में ऐसा मत करना, आज के टाइम में कोई डिफेंस नहीं मिलेगा क्योंकि आज के टाइम में ये सब इलीगल है। अब बात करते हैं सेक्शन 81 की। सेक्शन 81 बात करता है कॉज हार्म। आप लोगों ने सबने ये चीज सुनी होगी कि 100 को बचाने के लिए एक को मार दो, तो वो चीज हमारी सेक्शन 81 में से आती है। एक्ट लाइकली टू कॉज हार्म बट डन विदाउट क्रिमिनल इंटेंट एंड प्रिवेंट अदर हार्म। आपको पता है कि इस एक्ट से हार्म हो सकता है। ठीक है। बट आपकी क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थे और आपने ये इसलिए करा ताकि जो दूसरा हार्म है उसको प्रिवेंट करा जा सके। तो इसमें यही बात कही गई है, नथिंग इज एन ऑफेंस merely by reason of it being done with the knowledge that is likely to cause harm। तो कुछ भी ऑफेंस नहीं माना जाता अगर वो इस नॉलेज से काम करा गया है कि आपको पता है कि इससे थोड़ा सा हार्म कॉज हो सकता है, लेकिन आपने ये काम विदाउट क्रिमिनल इंटेंशन के करा है। ठीक है।
और ये काम गुड फेथ में करा गया है, और इसका पर्पस था कि प्रिवेंट कर सके या फिर अवॉइड कर सके कोई दूसरे हार्म को किसी प्रॉपर्टी या फिर पर्सन को। ठीक है। तो बेसिकली सेक्शन 81 उसी चीज की बात करता है। अब इसके केस लॉज हैं, प्लस सेक्शन 81 में कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी हैं, जैसे कि इसके कुछ इसेंशियल हैं सेक्शन 81 के। विद द नॉलेज एंड अवेयरनेस दैट इट कैन कॉज हार्म, आपको नॉलेज थी प्लस आपको अवेयरनेस थी कि हार्म कॉज हो सकता है, मगर आपकी क्रिमिनल इंटेंशन नहीं थे, आपने ये काम गुड फेथ में करा, विद एन इंटेंशन टू अवॉइड एनी हार्म टू एनी पर्सन और प्रॉपर्टी, और आपका इंटेंशन था कि किसी भी दूसरे व्यक्ति को या फिर किसी प्रॉपर्टी को हार्म ना हो। ठीक है। अब इसमें कुछ रिस्ट्रिक्शंस हैं। रिस्ट्रिक्शंस ऐसे: in the first place, the defense will not succeed if the necessities arising out of the negligence act of the defendant। आपको ये एक तो डिफेंस तब नहीं मिलेगा जब गलती मतलब जब नेग्लिजेंस हो, डिफेंडेंट से ही खुद कोई गलती हुई हो। ठीक है। दूसरा, देयर मस्ट बी रियल और इमिनेंट डेंजर, एक रियल और इमिनेंट डेंजर होना चाहिए डिफेंस के लिए। ये नहीं सिर्फ आपके दिमाग में डर बैठा हुआ है कि इससे नहीं हुआ तो ये हो जाएगा तो आपने जाके कुछ कर दिया, नहीं, एक रियल होना चाहिए डेंजर कि हाँ ऐसा हो सकता है या ऐसा होगा, ऐसा रियल होना चाहिए। डिस्टिंक्शन इज मेंटेन बिटवीन द सेफ्टी ऑफ ह्यूमन लाइफ एंड सेफ्टी ऑफ प्रॉपर्टी, एक डिस्टिंक्शन बनाई गई है लॉ के अंदर कि ह्यूमन लाइफ और प्रॉपर्टी को लेकर एक डिस्टिंक्शन बनाई गई है। तो ये कुछ इसेंशियल थे इसके, बेसिकली इंपॉर्टेंट से इसेंशियल होते हैं। और इसका एक केस लॉ, कार्टर वर्सेस थॉमस 1976 का ये केस लॉ था। इसके अंदर ये हुआ था कि जो प्लांटिव था उसके प्रेमिसेस में जो थी ना आग लग गई थी। ठीक है। वहां पर फायर वर्कमैन पहुंच गए थे, और वो लोग जो थे फायर को एक्सटिंग्विश कर रहे थे, और उसी सेम टाइम पे जो डिफेंडेंट था वो भी प्लांटिव के घर में घुस गया, प्लांटिव के प्रेमिसेस में घुस गया। और वो इसलिए गया उसके प्रेमिसेस में क्योंकि उसने सोचा कि वो फायर को एक्सटिंग्विश कर देगा उस पे पानी डाल के। तो वो बकेट भर भर के पानी डालने लग गए, और एट लास्ट फायर जो है एक्सटिंग्विश हो गई। फिर क्या हुआ? द plaintiff filed a suit against the defendant that he entered into the premises of the plaintiff without his permission। तो प्लांटिव ने सूट कर दिया कि ये इसके घर में बिना इसकी परमिशन के घुसा था। अब वो बेचारा हेल्प करने गया था लेकिन वो विदाउट परमिशन के गया था, तो उसपे इन्होंने सूट कर दिया। तभी कहते हैं ना, सबकी हेल्प ना देख के करनी चाहिए। आप आज किसी की हेल्प करोगे, कल को पर्सन आप ही को फंसा देगा, जैसा इस केस में हुआ। तो इनके ऊपर केस लगा, इसको उन्होंने लायबल करा ट्रेसपास के लिए। ठीक है। डिफेंडेंट ने डिफेंस लिया नेसेसिटी का, उन्होंने कहा कि ये बहुत नेसेसरी था कि मैं वहां जाके फायर को एक्सटिंग्विश करूं। तो इसमें कोर्ट ने क्या कहा? कोर्ट ने ये कहा कि जो प्लांटिव की प्रेमिसेस में फायर वर्कमैन ऑलरेडी वहां पे पहुंचे हुए थे, और वो फायर को एक्सटिंग्विश कर रहे थे। ठीक है। सो देयर वाज नो नीड फॉर द डिफेंडेंट, तो वहां पर डिफेंडेंट की कोई जरूरत नहीं थी। और उसको, और वो जो उनकी परमिसेस में विदाउट उनकी परमिशन के घुसा, उस चीज का उनके ऊपर वो लायबल हुआ ट्रेसपास के। ठीक है। उनका इंटेंशन बेसिकली ये था कि वो हेल्प करने के रीजन से जा रहा है, लेकिन फिर भी उस पे क्रिमिनल ट्रेसपास के चार्जेस लगे। तो इस केस में एक चीज जो समझ में आती है ना, वो ये आती है कि अगर किसी की मदद कर रहे हो ना यार, तो कल को ना आप किसी की मदद कर रहे हो पर वो पर्सन आपको कब सूट कर दे किसी भी चीज के लिए, आजकल मदद करना भी तो आसान नहीं होता। आप किसी की मदद करोगे, फर्स्ट उल्टा आप ही जाओगे। अब बात आती है सेक्शन 82 की। सेक्शन 82 में आता है चाइल्ड डॉली इनकम टैक्स, पेपर में डायरेक्ट आ जाता है डॉली इनकम टैक्स के बारे में। सेक्शन 82, चाइल्ड 7 ईयर ऑफ एज। सेक्शन 82 बात करता है अगर कोई भी चीज ऑफेंस नहीं होगी जो एक चाइल्ड से डन हुई है जो अंडर 7 ईयर ऑफ एज है। ठीक है। डोलेन का बैक का मतलब होता है एब्सोल्यूट इमेच्योरिटी, जिन बच्चों को बिल्कुल भी मेच्योरिटी नहीं है, उनको नहीं पता, वो नहीं समझ सकते कि जो काम वो कर रहे हैं उनका जो एक्शन है उसका कॉन्सिक्वेंसेस क्या होगा। द प्रिंसिपल ऑफ डोलेन कैपेसिटी इन इंडिया ऐसा मानता है, assumes that children under 7 cannot understand the consequence of their action। ऐसा मानता है कि जो चिल्ड्रन है 7 ईयर के एज के अंडर, वो नहीं समझ सकते कि क्या उनके जो एक्शंस हैं उनका कौन।
जैसे कि इसके अंदर केस है मार्श वर्सेस लोडर का 1863 का केस है। इसके अंदर जो डिफेंडेंट था, डिफेंडेंट कॉज अ चाइल्ड वाइल स्टीलिंग अ पीस ऑफ वुड। इसके अंदर एक छोटा बच्चा था जो पीस ऑफ वुड को चुरा रहा था। तो चाइल्ड को डिस्चार्ज कर दिया गया बिकॉज वो एक डोली इनकैपेसिटी था, वो 7 साल से छोटा था। ठीक है। अब आता है सेक्शन 83, एक्ट ऑफ अ चाइल्ड अबव 7 एंड अंडर 12। ऐसे चाइल्ड का है जो 7 साल के अंदर हैं और 12 साल तक जिनकी एज है, ऐसे चाइल्ड के एक्ट में क्या होगा। तो ऐसे के अंदर ये कहा गया, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ चाइल्ड अबव 7 ईयर ऑफ एज। इसके अंदर ये कहा गया कुछ भी ऑफेंस नहीं होगा अगर ऐसे चाइल्ड से काम डन हुआ है जो अबव है 7 ईयर ऑफ एज से एंड अंडर 12। ठीक है। हु हैज नॉट अटेन sufficient मेच्योरिटी, जिन्होंने sufficient मेच्योरिटी अटेन नहीं करी है, और अंडरस्टैंडिंग टू जज द नेचर एंड कॉन्सिक्वेंस ऑफ हिज कंडक्ट ऑन दैट ओकेजन, और उन्हें नहीं पता कि उनका जो एक्शन है वो नहीं समझ सकते, उनको अंदर अंडरस्टैंडिंग नहीं है कि वो नेचर को जज कर पाए कि उनके कंडक्ट के कॉन्सिक्वेंसेस क्या होंगे उस ओकेजन पर। ठीक है। तो ये उन लोगों के लिए 7 से 12, ये उन बच्चों के लिए है 7 से 12 वाले जिनके अंदर सफिशिएंट मेच्योरिटी नहीं आई है, उनको नहीं पता कि जो काम वो कर रहे हैं उनका जो कॉन्सिक्वेंसेस है वो क्या होगा। लेकिन इंडिया के अंदर इस चीज को चेक करने के लिए कि बच्चा मेच्योर है या नहीं है, इस चीज को चेक करने के लिए जो है ऑलरेडी इन्वेस्टिगेशन पहले बिठाई जाती है। अब जैसे कि ये एक केस है, उल्ला महापात्रा वर्सेस द किंग ऑन 24 अप्रैल 1950 का एक केस है। इसके अंदर जो एक्यूज बॉय था वो 11 साल का था। उसने नाइफ उठाया और उसने थ्रेटन कर दिया डिकीज को कि वो उसको पीसेस में काट देगा। ठीक है, ऐसा एक बच्चे ने कहा जो 11 साल का था। डिड एक्चुअली किल हिम, जो उसने कहा वही उसने किया। तो क्या वो इनोसेंट हुआ? नहीं ना। तो इट वाज हेल्ड दैट दिस एक्शन कुड लेड एंड ही डिड व्हाट ही इंटेंडेड। तो इसे पता चला कि उसके जो इंटेंशन थे उसने वही करा जो वो कह रहा था। ठीक है। और इसमें उसको जो है एक रिफॉर्मेटरी स्कूल में भेजा गया 5 साल के लिए। ठीक है। अब बात करते हैं, हमारा नेक्स्ट है सेक्शन 84, अनसाउंड माइंड। यार अभी तक इसको कोई भी डाउट हो किसी भी सेक्शन में तो मेरी रिक्वेस्ट है कि प्लीज अपने डाउट सेक्शन कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर दीजिएगा। अब है सेक्शन 84, नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट। कुछ भी ऑफेंस नहीं होगा जो एक ऐसे व्यक्ति से डन होता है जिस टाइम पर वो उसका, जिस समय पर वो एक्ट वो कर रहा है, by reason of unsoundness of mind is incapable of knowing the nature। अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के चलते हुए उनको नहीं समझ में आ रहा है कि जो वो काम कर रहे हैं वो क्या होगा, और दैट ही इज डूइंग व्हाट इज आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्री टू द लॉ। तो उस टाइम पे अनसाउंड माइंड के अंदर ये चीज बोली गई है कि अगर कोई भी एक्ट, कोई भी ऑफेंस एक पर्सन से डन होता है, ठीक है, जिस समय पे वो काम वो कर रहा था, ठीक है, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के चलते हुए उसको नहीं पता चल रहा कि जो काम वो कर रहा है वो गलत है या फिर वो लॉ के खिलाफ है, कॉन्ट्री टू द लॉ है, उसको ये चीज नहीं समझ आ रही है, तब वो ऑफेंस नहीं माना जाता। ठीक है। पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड को हम नॉन कॉम्पस मेंटिस कहते हैं। ठीक है। नॉट ऑफ साउंड माइंड। इसमें कुछ इसेंशियल जैसे कि डन बाय पर्सन, एक व्यक्ति से डन हुआ एट अ टाइम ऑफ डूइंग, जिस समय पे वो व्यक्ति उस ऑफेंस को कर रहा था, अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के चलते हुए वो नहीं समझ पा रहा था कि उसका नेचर क्या है, उस एक्ट का क्या नेचर है, क्या वो सही है या क्या वो गलत है। ठीक है। अब पर्सन ऑफ अनसाउंडनेस माइंड में क्या है, 3 तरीके के पर्सन होते हैं, 3 4 तरीके के लोग होते हैं। अब जैसे कि एक होता है इडियट जो नॉनसेंस होते हैं जिनमें पूरी अकल ही नहीं होती। एक होते हैं ल्यूनेटिक। ल्यूनेटिक में ये होता है कि उनको ना कुछ पर्टिकुलर पीरियड के अंदर मतलब इंटरवल आते रहते हैं, दिमाग के दौरे बढ़ते रहते हैं, लेकिन जो मैडनेस होती है ना वो परमानेंट होती है। ठीक है। फिर है डिसीज ऑफ माइंड, कि अगर व्यक्ति के दिमाग में कोई डिसीज है तो, क्योंकि
ऐसा हम कभी नहीं कह सकते ना कि गलत काम करके हम कल को कहते नहीं हमें बहुत गुस्सा आ गया था, हमारा दिमाग कंट्रोल में नहीं था, तो ये कोई ऑफेंस नहीं होता ना। मेडिकल होना बहुत जरूरी है अगर आपको ऐसा ऑफेंस लेना है तो। अब आया ऑरिजिन ऑफ द रूल्स ऑन द प्ले ऑफ इंसैनिटी। हम सेक्शन 84 के इंसैनिटी भी कहते हैं। ठीक है। ये जो था ये हमारा बेसिकली 70s में स्टार्ट हुआ था। इंसैनिटी हमारा फर्स्ट केस 70s में ही आया था, जो था हमारा आरवी आर्नोल्ड का केस था। इस केस के अंदर ये हुआ था, a person can deem immunity if, due to his unsoundness of mind, he was incapable of distinguish between good and evil। अगर कोई पर्सन अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के चलते हुए गुड और इविल नहीं समझ पा रहा है, ठीक है, उसको नहीं पता जो एक्ट उसने कमिट करा है वो क्या है, तो उसके लिए एक टेस्ट कराया जाएगा, वो होगा वाइल्ड बीस्ट टेस्ट। टेस्ट इंडिया में भी होते हैं। अगर कोई ऐसे अनसाउंडनेस का क्लेम लेता है तो उसको ऐसे नहीं मिल जाता कि हाँ रिपोर्ट देख ली ले लो, लीजिए क्लेम ले लो, ऐसा नहीं होता। एक प्रॉपर टेस्ट कराया जाता है ताकि पता चले कि इंसैनिटी वाकई में है या फिर नहीं है। एक हमारा एम्प्टी नॉर्टन रूल है। ठीक है। एम्प्टी नॉर्टन रूल है, इसके अंदर हम इंसैनिटी को चेक करते हैं कि वाकई में सामने वाले में इंसैनिटी है या नहीं है। जैसे कि इट इज सेड दैट एन एक्ट इज नॉट कंसिडर्ड एन ऑफेंस इफ द पर्सन ड्यू टू अनसाउंडनेस ऑफ माइंड। हम तब तक उसको ऑफेंस नहीं मानते जब तक जो एक्ट है वो अनसाउंडनेस ऑफ माइंड के चलते हुए हुआ है। जिस समय वो एक्ट कर रहे थे उस समय पे वो इनकेपेबल था कि वो अंडरस्टैंड कर सके कि उसने क्या करा है, ठीक है, कि वो गलत कर रहा है या फिर कॉन्ट्री टू द लॉ है। तो एट अ टाइम ऑफ डूइंग बहुत इंपॉर्टेंट है, जिस समय पे वो ये ऑफेंस कर रहे थे। ये नहीं उनको पार्शियल पार्शियल इंटरवल है, मतलब पार्शियल दिमाग खराब है, आधा दिमाग उनका खराब है, कभी सही होता है कभी खराब हो जाता है। तो वो जिस टाइम पे वो एक्ट कर रहे थे, अगर उस टाइम पे किसी का दिमाग ठीक है तभी भी उसने ये एक्ट कमिट कर दिया, और कल को वो ये कह दे ये एक्ट मैंने तब कमिट करा था जब मैं को इंटरवल में माइंड में सोच थी मैंने ये एक्ट तब करा था, तो ऐसे अब डिफेंस नहीं मिलता है। जैसे कि दिस सेक्शन फॉलो द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ क्रिमिनल ज्यूरिस्प्रूडेंस सच एज द मैक्सिम एक्टस वेसिडियम दिस मीन्स सेट्रिया। इसका मतलब that act does not make someone guilty unless they had criminal intention or committed the act with the guilty mind। ये चीज तो है, एक एक्ट इंसान को तब तक गिल्टी नहीं बनाता है जब तक उस इंसान के इंटेंशन गिल्टी ना हो। ठीक है। इवन इंटेंशन तो बहुत बड़ा डिफेंस है हमारे क्रिमिनल लॉ के अंदर, एक इंटेंशन और एक कंसेंट। अब जैसे कि कुछ प्रिंसिपल्स इसके अंदर दिए गए, इफ द पर्सन नो। और हाँ, एक चीज और, जो कंसेंट वाला टॉपिक है ना, वो डायरेक्ट क्वेश्चन आता है, इज द कंसेंट इज द डिफेंस इन क्रिमिनल लॉ, ऐसे करके कंसेंट का डायरेक्ट क्वेश्चन आता है पेपर के अंदर। ठीक है। इफ द पर्सन न्यू, और ये कंसेंट वाला टॉपिक आपको कल शाम को मिल जाएगा। इफ द पर्सन न्यू व्हाट ही वाज डूइंग और वाज ओनली अंडर पार्शियल डिल्यूजन देन ही इज पनिशेबल। अगर एक पर्सन ने कोई काम पार्शियल डिल्यूजन में करा है तब वो पनिशेबल होगा। देयर इज एन assumption that every man is prudent or sane and knows what he is doing and is responsible for the same। ऐसी एग्जाम्पशन रखी गई है कि हर एक व्यक्ति प्रूडेंट होता है या फिर सेन होता है, उसको पता होता है कि जो वो कर रहा है वो क्या कर रहा है, तो वो रिस्पॉन्सिबल होगा जो काम उसने करा है। टू establish a defense based on insanity, it must be ascertained at the time of perpetrating the act the accused was in such a state of mind as was unable to know the nature of act committed by him। और इंसेंटिव का डिफेंस देने के लिए एक्यूज उस स्टेज पे होना चाहिए कि उसको सच में ही नहीं पता कि क्या वो एक्ट कर रहा है या उस एक्ट का क्या नेचर है। अ पर्सन हु हैज sufficient medical knowledge और इज अ मेडिकल मैन एंड इज फैमिलियर विद द डिसीज ऑफ इंसैनिटी। अगर कोई पर्सन है जिसको मेडिकल नॉलेज है, उसे पता है ऐसी कोई इंसैनिटी है उसके साथ, उसे पता है अपने बारे में, तो उस केसेस में उस पर्सन से कोई भी क्वेश्चन नहीं पूछे जाते, उसका ओपिनियन नहीं पूछा जाता। वो ज्यूरी के ऊपर डिपेंड करता है कि वो खुद डिटरमाइन करेंगे उस केस को। ठीक है। अगर आपको ऑलरेडी पता है कि आपकी मेडिकल कंडीशंस क्या है, या आपको पता है आप ऑलरेडी एक मेडिकल नॉलेज आप रखते हो और आपको ये चीज़ पता है उसके बावजूद आप कोई काम कर रहे हो ऐसा, तो उस केस में ज्यूरी के ऊपर डिपेंड करता है।
अब एक केस है अमृत भूषण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये केस है 1976 का ये केस है। इसके अंदर क्या हुआ था, सुप्रीम कोर्ट क्लैरिफाइड दैट आई एम नॉट एन रूल डिफाइन एंड एक्सप्लेन द टर्म इंसैनिटी। आई एम नॉट एन रूल ने इंसैनिटी को डिफाइन करा है। वाइल हमारा जो सेक्शन 84 है आईपीसी का, वो अनसाउंड माइंड के बारे में बात करता है। ठीक है, विच इज कंसिडर इक्विवेलेंट टू इंसैनिटी, जिसको हम एज एन इक्विवेलेंट मानते हैं इंसैनिटी के। This step was taken by the drafters of IPC to provide broader interpretation of the term unstable mind। तो ये जो स्टेप था ये आईपीसी के ड्राफ्टर्स ने उठाया ताकि जो अनस्टेबल माइंड है उसकी इंटरप्रिटेशंस होती रहे। एंड ऑल्सो रिकॉग्नाइज द कॉन्सेप्ट ऑफ नॉन कॉम्स मेंटिस। और एक कॉन्सेप्ट रिकॉग्नाइज करा, नॉन कॉम्पस मेंटिस। अगर कभी ये होना कि नॉन कॉम्पस मेंटिस कहाँ से आया था, कौन से केस में ये चीज आई गई थी, तो ये चीज अमृत भूषण वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया में आई थी। not in one's right mind as a defense of insanity under criminal law। तो नॉन कॉम्पस मेंटिस हमारा डिफेंस होता है इंसैनिटी का क्रिमिनल लॉ के अंदर। टू क्लेम द डिफेंस अंडर सेक्शन 84 13 essential एलिमेंट मस्ट बी फुलफिल। तो अगर हमें डिफेंस लेना है सेक्शन 84 के अंदर तो हमें 13 essential एलिमेंट्स को फुलफिल करना पड़ेगा। जैसे कि द एक्यूज माइंड शुड बी इनकेपेबल ऑफ बीइंग अवेयर ऑफ द नेचर। एक्यूज का माइंड बिल्कुल इनकेपेबल होना चाहिए। ठीक है, एक्ट जो है कॉन्ट्रेरी टू द रॉन्ग होना चाहिए, और जो है मॉरली रॉन्ग होना चाहिए। एक तो कॉन्ट्रेरी टू द लॉ हो और प्लस मॉरली रॉन्ग होना चाहिए एक्ट। To establish the insanity or unsoundness of mind of the defendant, it must be demonstrated that their cognitive abilities were impaired to extent that they did not know the nature of their action or consequences thereof। तो क्या होना चाहिए, अगर इंसैनिटी और अनसाउंड का आपको डिफेंस लेना है तो आपको नहीं पता होना चाहिए कि आपका जो एक्शन है उसका नेचर क्या है या फिर उसके कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं। ठीक है, अब जैसे कि ये केस है, ये सिराली वाली मोहम्मद वर्सेस स्टेट ऑफ महाराष्ट्र का ही केस है। इस केस के अंदर ये हुआ था, जो ऑफेंडर था उसके ऊपर चार्ज लगा था अंडर सेक्शन 302 का, इसके ऊपर चार्ज लगा था। ठीक है, इन्होंने डेथ कॉज कर दी थी अपनी वाइफ की और अपने डॉटर की। विद द चॉपर की मदद से इन्होंने डेथ कॉज कर दी थी। द सुप्रीम कोर्ट रिजेक्ट द प्ली ऑफ इंसैनिटी। इसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने इंसैनिटी की जो लिया थी उसको रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने ये कहा कि उनका जो मोटिव था वो प्रूव नहीं हुआ। ठीक है, और दैट कि उन्होंने अटेम्प्ट करने के बाद वो नहीं भागे ये सफिशिएंट नहीं है ये प्रूव करने के लिए सामने वाले के पास बेंसरिया नहीं था उस एक्ट को कमिट करने के लिए। ठीक है, क्योंकि इस केस में उनका जो एडवोकेट था उन्होंने बोला कि अगर ये इतने दिमाग से सही होते तो ये मर्डर करके भाग जाते। लेकिन मतलब कोर्ट ने इस चीज को, महाराष्ट्र के जो कोर्ट था उन्होंने इस चीज को रिजेक्ट कर दिया। उन्होंने कहा कि अटेम्प्ट करके वो नहीं भागे ये एक सुफिशिएंट नहीं है ये चीज प्रूव करने के लिए कि उनके पास मेंसरिया नहीं था। अब आता है लीगल इंसैनिटी और मेडिकल इंसैनिटी। लीगल इंसैनिटी मींस जो एक्यूज की जो कॉन्शियसनेस होती है किसी रिलेशन को लेके जो उनसे रिलेटेड है। लीगल इंसैनिटी हमारी डील करता है एक रॉन्ग डूअर के साथ। ठीक है, जो अनसाउंडनेस माइंड के चलते हुए कोई एक्ट कमिट कर रहा है और उसको नहीं पता और उनका नेचर क्या होगा। ठीक है, या उससे क्या इफेक्ट हो सकता है। एवरी लीगल इंसैनिटी इज मेडिकल इंसैनिटी। हर एक लीगल इंसैनिटी मेडिकल इंसैनिटी होती है। अब मेडिकल इंसैनिटी क्या होती है, द एक्यूज कॉन्शियसनेस ऑफ बियरिंग ऑफ हिज एक्ट ऑन द अफेक्टेड बाय इट। इसमें हम बात करते हैं कि एक्यूज किस तरीके से अपने एक्ट को बियर करता है जिससे वो अफेक्ट होता है। मेडिकल इंसैनिटी डील करती है इन जो हमारा जो पर्सन होता है उसके प्रीवियस और प्रेजेंट कंडक्ट के अंदर डील करती है और उसके बिहेवियर में डील करती है मेडिकल इंसैनिटी। हर मेडिकल इंसैनिटी जो है लीगल इंसैनिटी नहीं होती है, लेकिन हर लीगल इंसैनिटी मेडिकल इंसैनिटी होती है। ठीक है, अब इसके कुछ डिफेंस के लिए कुछ एलिमेंट्स बहुत जरूरी है मेडिकल इंसैनिटी लेने और लीगल इंसैनिटी के लिए। अगर आपको कहना है या प्रूव करना है तो एक्यूज अनसाउंड माइंडनेस की स्टेट में होना चाहिए जिस टाइम पे वो काम कर रहा है। उसको नहीं पता होना चाहिए जो वो एक्ट को कर रहा है वो कॉन्ट्रेरी टू द लॉ है, प्लस वो रॉन्ग एक्ट है। और वो जो एक्ट है अगर वो कंजप्शन अल्कोहल को कंजप्ट कर कर वो एक्ट करा गया है तो वो सफिशिएंट नहीं होगा।
डिफेक्ट ऑफ माइंड एग्जिस्टेंस में होना चाहिए, दिमाग के अंदर कोई ना कोई डिफेक्ट प्रेजेंट होना चाहिए जिस टाइम पे वो एक्ट करा गया है। ठीक है, आई होप आपको ये चीज समझ आई हो। यार कोई भी डाउट हो प्लीज अपना डाउट कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना, या फिर इस यूनिट के किसी को नोट चाहिए हो आईपीसी के तो मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना, HR Education 01 पर। अब बात करें सेक्शन 85, एक्ट ऑफ अ पर्सन इनकैपेबल ऑफ जजमेंट बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन कॉज अगेंस्ट विल। ऐसे पर्सन का एक्ट जो, देखो ये है इनवॉलेंटरली इंटॉक्सिकेशन, मतलब कि एक पर्सन जिसको इंटॉक्सिकेशन कर दिया गया उसकी इच्छा के विरुद्ध। नथिंग इज एन ऑफेंस विच इज डन बाय अ पर्सन हु एट द टाइम ऑफ डूइंग इट, जिस समय पे वो एक्ट कर रहा था, बाय रीजन ऑफ इंटॉक्सिकेशन, इंटॉक्सिकेशन के चक्कर में उसको नहीं समझ आया कि जो वो काम कर रहा है, मतलब उस एक्ट का नेचर नहीं समझ आया, ठीक है, और दैट ही इज डूइंग व्हाट आइदर रॉन्ग और कॉन्ट्रेरी टू द लॉ, और उसको ये भी नहीं समझ आया कि जो काम वो कर रहा है वो गलत है प्लस वो कॉन्ट्रेरी है लॉ के, provided that the thing which intoxicated him was administered to him without his knowledge। और ये चीज कही गई, जो थिंग उनको एडमिनिस्टर करी गई है, जो चीज उनको दी गई है या खिलाई गई है या किसी भी चीज में मिक्स करके दी गई हो, वो उनके नॉलेज के बिना उनको दी गई हो और उनकी इच्छा के विरुद्ध उन्हें दी गई हो। In such cases, the person cannot be held liable for any offense committed while under the influence of poison। ऐसे केसेस के अंदर जो पर्सन होता है वो लायबल नहीं होता अगर उनसे कोई ऑफेंस कमिट हो जाए उस पॉइजन के इन्फ्लुएंस में, provided that the substance causing intoxication was administered to them without their knowledge or against their will। और जो चीज उनका एडमिनिस्टर करी गई है जिससे उनका इंटॉक्सिकेशन हुआ है वो उनकी नॉलेज और इच्छा के विरुद्ध उनको दी गई हो। ठीक है, अब नॉलेज के विरुद्ध मैंने बिना बताए, फॉर एग्जाम्पल मैंने बिना बताए एक पर्सन के खाने में कुछ मिला दिया, अब उन्होंने वो खाना खा लिया, अब वो खाना खाने के बाद जिस टाइम पे वो इंटॉक्सिकेटेड है, अगर उस टाइम पे वो कोई एक्ट कमिट कर रहे हैं, वो कोई ऑफेंस कमिट कर रहे हैं, तब उनको सेक्शन 85 का डिफेंस मिलता है। ठीक है, इसके कुछ इसेंशियल हैं। द पर्सन मस्ट बी परफॉर्म एन एक्ट, पर्सन को कुछ एक्ट परफॉर्म करना होगा। दे मस्ट बी अनेबल टू अंडरस्टैंड द नेचर, उनको नहीं समझ में आ रहा है एक्ट का नेचर क्या है, और जो इनेबिलिटी उन्हें हुई है वो इंटॉक्सिकेशन के चक्कर में हुई हो। ठीक है, और इंटॉक्सिकेशन जो उनको दी गई है वो उनकी कंसेंट और नॉलेज के बिना दी गई हो। ठीक है, और जो इनकैपेसिटी प्रेजेंट होनी चाहिए जिस समय पे वो एक्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि मैंने तो इनको सुबह खाने में कुछ मिला के दिया था और वो कोई ऑफेंस शाम को कमिट करके आ रहे हैं, तब ये डिफेंस नहीं मिलेगा। ये डिफेंस तभी मिलेगा जिस टाइप को मैंने आपको कुछ इंटॉक्सिकेट करा, उस इंटॉक्सिकेशन के चलते हुए अगर आपने कोई ऑफेंस कमिट कर दिया तब आपको सेक्शन 85 का डिफेंस मिलता है। जैसे कि इसके अंदर ये केसेस हैं, मैंने केसेस के अंदर लिखे हैं। तो इस केस में क्या हुआ था, इस केस के अंदर एक गर्ल थी 13 ईयर ओल्ड, ठीक है, वो मार्केट जा रही थी, वो एक गेट से निकल रही थी, जो मिल का गेट था वो वहां से निकल रही थी, तो बियर्ड वहां पे जो था एक वॉचमैन था, ठीक है, वो अपनी ड्यूटी पर था। एक्यूज अटेम्प्ट टू कमिट रेप, एक्यूज ने अटेम्प्ट रेप अटेम्प्ट करा वो जो गर्ल वहां पे जा रही थी उनके साथ। ठीक है, और उन्होंने अपना हाथ उसके हैंड पर रखा और उन्होंने मतलब उन्होंने जो उसका हाथ था वो लड़की के माउथ पर रख दिया, और उसके जो अपने थंब से उसकी जो थ्रोट थी उसको दबा दिया। ठीक है, मतलब लड़की के मुंह पे अपना हाथ रख के और अपने थंब से उसके थ्रोट को दबा दिया, और उन्होंने ये इसलिए करा था ताकि वो स्क्रीमिंग ना करे, वो चिल्लाए नहीं। और क्या हुआ, अनइंटेंशनली वो जो थी वो लड़की मर गई। ठीक है, उन्होंने इंटेंशनली उस लड़की को मार दिया। द मेन क्लेम इंटॉक्सिकेशन एज अ डिफेंस, तो उन्होंने क्लेम करा इंटॉक्सिकेशन एज अ डिफेंस। द कोर्ट रूल दैट intoxication can only be a valid defense if it prevent the accused from forming the necessary mental element or mania। तो कोर्ट ने ये कहा कि इंटॉक्सिकेशन एज अ डिफेंस तभी होता है जब सामने वाले के अंदर मेंस ना हो। ठीक है, फिर एक केस आया मावली सूर्य सत्यनारायण वर्सेस स्टेट ऑफ आंध्र प्रदेश का। इस केस में क्या हुआ, इन दिस केस द एक्यूज सस्पेक्टेड हिज वाइफ ऑफ इनफाइटली एंड फॉट विद हर। तो क्या हुआ, एक्यूज ने अपनी बीवी से लड़ाई करी और उसी दिन उन्होंने काफी ज्यादा लार्ज अमाउंट में अल्कोहल कंज्यूम करी,
और फिर उन्होंने क्या करा, कोर्सिन डाल दिया अपनी वाइफ के ऊपर एंड उन पर आग लगा दी। ऑल दो उनकी जो वाइफ थी वो जैसे तैसे अपने आप को मैनेज करके उन्होंने भागने की कोशिश करी। द एक्यूज फिर अक्यूज ने क्या करा, उन्हें पकड़ा और दोबारा उनको फायर में, दोबारा उन पे केरोसिन डाल के उन पर आग लगा दी, जिस चक्कर में क्या हो गया, उनकी डेथ हो गई, उसकी वाइफ की डेथ हो गई। द एक्यूज यूज्ड इंटॉक्सिकेशन एज अ डिफेंस इन आईपीसी। एक्यूज ने इंटॉक्सिकेशन में डिफेंस लेने की कोशिश करी, क्लेमिंग ही वॉज नॉट इन इन द कंट्रोल ऑफ हिज एक्शन। उसने कहा कि वो अपने एक्शन से कंट्रोल में नहीं था। हाउएवर सुप्रीम कोर्ट ने उसका डिफेंस उसको रिजेक्ट करते हुए ये कहा, he had failed to burn his wife and was still capable of pursuing and catching her to commit his heinous act. इन्होंने क्या करा, जब इनकी वाइफ पहले भाग रही थी जैसे तैसे, इन्होंने फिर अपनी वाइफ को पकड़ा, फिर उस पर क्रोसिन डाल दिया और फिर उससे में आग लगा दी दोबारा। तो सुप्रीम कोर्ट ने भी यही कहा कि जब पहले वाले अटेम्प्ट में फेल हो गए थे अपनी वाइफ को बर्न करने से, तब दोबारा गए, दोबारा अपनी वाइफ को पकड़ा और फिर उसमें आग लगा दी। ये उन्होंने जो हीनियस एक्ट कमिट करा, ठीक है, तो इस एक्ट के लिए उनको डिफेंस नहीं मिला। ठीक है, फिर उनको पनिशमेंट मिली 302, डेथ ऑफ और इम्प्रिजमेंट लाइफ की उनको पनिशमेंट मिली। 302 अटेम्प्ट टू मर्डर की उन्हें पनिशमेंट मिली। ठीक है, आई होप यहाँ तक क्लियर हो कॉन्सेप्ट। नहीं क्लियर हो तो प्लीज यार कमेंट बॉक्स में मेरे से पूछ लेना। अब ये आज की वीडियो का लास्ट सेक्शन है, सेक्शन 86। और यार प्लीज मेरी एक रिक्वेस्ट है यार, प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और अगर किसी को कोई भी डाउट हो, अपना डाउट आप लोग कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना, और किसको इस यूनिट के नोट चाहिए हो तो मेरे को इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना HR Education 01 पर। अब आया सेक्शन 86, ऑफेंस रिक्वायरिंग अ पार्ट पर्टिकुलर इंटेंट और नॉलेज कमिटेड बाय वन हु इज इंटॉक्सिकेटेड। बेसिकली सेक्शन 86 बात करता है हमारी वॉलेंटरी इंटॉक्सिकेशन। ठीक है, इसके अंदर ये है, इट प्रोवाइड दैट in cases where an act done is not an offense and is done with the piece of particular knowledge or intent, then a person who does the act in a state of intoxication shall be liable to deal with it। इस केस देखो, 86 में बेसिकली ये है कि अगर कोई भी पर्सन, वॉलंटरी इंटॉक्सिकेशन ये होती है कि आप अपनी इच्छा से पी रहे हो, अब उसके पीते हुए अगर आप कोई एक्ट करते हो तो वो हमारे सेक्शन 86 के अंदर आता है। ठीक है, तो अगर आप ड्रिंक करके अपनी इच्छा से आपने पी है तो उसको ऐसा माना जाएगा कि आपके पास सेम नॉलेज थी। ठीक है, एंड ही वुड हैड इफ ही हैड नॉट बी intoxicated unless the thing intoxicated him was administered to him without his knowledge or against his will। तो ये चीज बोली गई कि अगर आप कोई भी ऑफेंस करते हो इंटॉक्सिकेटेड होकर, ठीक है, अपने इंटेंशन से और नॉलेज से इंटॉक्सिकेटेड होकर अगर आप कोई भी एक्ट करते हो, तो वो ऐसा माना जाता है कि आपने वो वैसे करा है जब आप इंटॉक्सिकेटेड नहीं थे, उसका ऐसा सेम तरीके से डील करा जाएगा। जैसे कि वासुदेव वर्सेस स्टेट ऑफ पेप्सू का केस था। इसके अंदर ये हुआ, इन दिस केस द ओपोनेंट वाज चार्ज विद द मर्डर। इस केस के अंदर जो ओपोनेंट था उसके ऊपर मर्डर के चार्ज लगे थे एक यंग बॉय के। द टू ऑफ देम एंड अदर ऑफ सेम विलेज वेंट टू अटेंड अ वेडिंग। इसके अंदर ये लोग एक शादी अटेंड करने गए थे। ठीक है, ब्राइड के हाउस पे ये लोग गए थे। एंड सम सेटल डाउन इन देयर सीट, एंड कुछ लोग जो थे सीट पर सेटल हो गए और कुछ नहीं हो पाए। द अपीलेंट आस्क्ड मुगर सिंह। अपीलेंट जो था उसने मुगर सिंह को बोला, जो एक यंग बॉय था, कि वो थोड़ा सा साइड साइड हो जाए ताकि वो जो है एक सीट ऑक्यूपाई कर सके, उसको कन्वीनियंट सीट मिल सके। बट मुगर सिंह वहां से नहीं हिला। The appellant gripped out pistol and shoot the boy in the abdominal and the injury proved fatal। तो क्या हुआ, जो अपीलेंट था उन्होंने पिस्तौल निकाल ली और उस लड़के को शूट कर दिया उसके एब्डोमिनल में, और जो इंजरी थी वो काफी ज्यादा हो गई। He would start rejecting the plea of the accused to allow him benefit of section 86 and reduce the charge of murder to culpable homicide। अब इसके अंदर इनको सेक्शन 86 का जो डिफेंस था वो दिया गया था। ठीक है, इनके जो चार्जेस थे वो मर्डर से हटके कल्पेबल होमिसाइड के हो गए। तो इनको डिफेंस कैसे मिला, इनको डिफेंस ऐसे मिला जैसे कि हमारा सेक्शन 86 यही कह रहा है कि किसी भी केसेस में, ठीक है, जहाँ पे एक्ट डन हुआ है, ठीक है, वो ऑफेंस तब नहीं माना जाता जब
उसके अंदर कोई पर्टिकुलर इंटेंट या फिर पर्टिकुलर नॉलेज हो। ठीक है। अगर इस पर्सन ने उसको शूट करा, ठीक है, पर इसका कोई इंटेंशन नहीं था, ना ही इसको नॉलेज थी कि वो ऐसा कोई शूट कर देगा, बट इंटॉक्सिकेशन के चलते हुए उसने उसको शूट कर दिया। ठीक है। तो आधा काम तो वकीलों का ही होता है। चाहते तो इसको मर्डर की सजा मिल सकती थी, लेकिन उन्होंने उसको बचा के कल्पेबल होमिसाइड में उसको कन्वर्ट करा दिया। ठीक है। तो ये था हमारा सेक्शन 86। और अगर किसी को किसी भी चीज़ में डाउट हो तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि एक बार अपना डाउट कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर देना। और अगर किसी को इसके नोट्स चाहिए हो तो मेरे को मेरे इंस्टाग्राम पर मैसेज कर देना। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स फॉर वॉचिंग बुक एंड टॉक्स। एंड आई रियली होप कि आप लोगों को ये वीडियो समझ आई हो और अच्छी भी लगी हो। अगर कोई भी डाउट हो तो प्लीज़ ड्रॉप योर डाउट। और मेरी सबसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। थैंक यू।